Subscribe to my channel and also press this bell icon. पहला सवाल लोगों के मन में जो रहता है कि 80-20% रेशियो जो फीमेल और मेल नर्सिंग ऑफिसर्स का हुआ नोरसेट में, उससे आपकी तैयारी पर क्या फर्क रहा? क्या लोगों को डरने की और भयभीत होने की आवश्यकता है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस 80-20% के दौर में? आप अपना व्यक्तिगत मत दें, राय दें। आपने कब डिसीजन लिया अपने नर्सिंग करियर में कि आपको सिर्फ और सिर्फ नोरसेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को क्रैक करना है? आपने अपने आप को कैसे मेंटेन और मोटिवेट रखा और नेगेटिविटी को कैसे अवॉइड किया? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्त, रिश्तेदार, इवन एक टाइम ऐसा भी आता है जब अपने ही घर वाले ताने देने लग जाते हैं, चाहे वो मम्मा पापा हो, घर वाले हो, भाई बहन हो, या किसी की शादी हो गई हो तो वाइफ भी एक्चुअली ताना मारती है। तो आप कैसे सेल्फ मोटिवेट रहे, कैसे खुद को मोटिवेट रखे कि इतना टाइम लगता है तैयारी के अंदर कि घर वालों को कैसे समझाना, तो आप कैसे करें? आपने अपने अचीवमेंट और स्ट्रगल के बीच के दौर में किन विषम परिस्थितियों और क्या अनुकूल परिस्थितियां थी जो आपने फेस की, दोनों के बारे में बताइए। क्या आपके समय में जो अनुकूल परिस्थिति आपके लिए रही, उसमें आगे आने वाली एग्जाम्स में क्या क्या सम परिस्थितियां रहने वाली है, कौन कौन सी विषम परिस्थितियां आई है या फिर आने वाली? आपने अभी तक कुल कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के और कितने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे चुके हैं? आप कितने एग्जाम्स में आप सफल रहे और कितने में आपको आपके जो परिणाम है वो आपके अनुकूल नहीं आए? नोरसेट की जो सिलेक्शन रेंज में आना, यानी कि क्वालिफाई होना और एक अच्छी रैंक पोजीशन लाने के लिए क्या पढ़े, थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस कौन कौन सी चीज बुक पढ़े, और अब आपने तैयारी कैसे करी, एमसीक्यूज कहाँ से देखे, टोटल नोरसेट क्रैक करने की रेंज या क्राइटेरिया क्या है कि कितने % मार्क्स होने चाहिए, कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए, कि कैटेगरी रैंक और जनरल रैंक आपकी कितनी रही, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फर्क है? आप इन फ्यूचर भविष्य में और भी एग्जाम देंगे और आगे कौन कौन सी परीक्षा देने वाले हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नर्सिंग एजुकेशन स्मार्ट डिस्कशन क्लासेस के इंस्टाग्राम लाइव सेशन पर। आज हम लोग आपको ऐसी शख्सियत से लाइव मिलवाने जा रहे हैं जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेहनत का ईमानदारी पूर्वक तहे लगन से नोरसेट यानी कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को ना ही क्रैक किया बल्कि अच्छी खासी रैंक पोजीशन अचीव करी है। तो अब बिना किसी देरी करे आप और हम स्वागत करते हैं मिस्टर जयप्रकाश जी का। तो आप और हम सभी के बीच में जयप्रकाश जी उपस्थित है। सेशन चालू करते हैं अपना। यस। तो जयप्रकाश जी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं हम सभी लोग अपने एजुकेशन जो स्मार्ट डिस्कशन क्लासेस है उसके इंस्टाग्राम लाइव चैनल पर, लाइव सेशन पर। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं आज। यस सर। तो जयप्रकाश जी, मेरे को आप जो लोगों के क्वेश्चन मैंने नोट करे ना, उनमें मैं आपको क्वेश्चन, जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं नोरसेट के बारे में, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, है ना? तो आप अपने हाँ बिल्कुल, अपने दिल से ईमानदारी से बिल्कुल उनका आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल लोगों के मन में जो रहता है कि 80-20% रेशियो जो फीमेल और मेल नर्सिंग ऑफिसर्स का हुआ नोरसेट में, उससे आपकी तैयारी पर क्या फर्क रहा? जी सर, हमारे उससे तैयारी में ये रहता है कि हमें सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि 80-20 के अकॉर्डिंग हम उनको कैसे भी करके हम 80-20 से हमें अपना कॉन्फिडेंस लॉस नहीं करना चाहिए। हम अपनी पढ़ाई के जरिए जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे, मोटिवेट रहेंगे, उतना ही जल्दी एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। इससे कोई हताश होने की जरूरत नहीं कि 80-20 के अकॉर्डिंग कि 80-20 है तो हम क्रैक नहीं कर सकते या कर सकते हैं। क्या लोगों को डरने की और भयभीत होने की आवश्यकता है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस 80-20% के दौर में? आप अपना व्यक्तिगत मत दें, राय दें। 80-20 के अनुसार कोई भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी को खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे लगातार रेगुलर स्टडी के दौरान कभी आप विफल होंगे तो कभी सफल होंगे।
बार बार विफल होने के बाद एक बार रहता है जब आप सफल होंगे, इससे हताश होने की कोई जरूरत ठीक है, आपसे अब दूसरा सवाल, अब लोगों का जो आया है मैंने नोट करके लाया हूँ। दूसरा सवाल ये मन में रहता है लोगों के कि आपने आपने कब डिसीजन लिया अपने नर्सिंग करियर में कि आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ सेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को क्रैक करना है? ये आपने कब डिसाइड करा था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज करूंगा, मेरे को नॉर्थ सेट फाइट करना है या नर्सिंग ऑफिसर बनना है? आपने कब डिसाइड करा था अपने नर्सिंग करियर में? मैंने नर्सिंग स्टार्ट की 2015 पे और कंप्लीट की फरवरी 2020 में। तब मैंने इस सब नहीं सोचा था कि नॉर्थ करेक्ट करेंगे या कौन सा करेंगे। मैं सोचा था कि कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। उसके बाद में कोविड आया, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बिगड़ गया। फिर मैंने उसके बाद एक साल और उस टाइम तक मैंने कोविड स्वास्थ्य सहायक के तौर पे काम किया संविदा के वैकेंसी। उसके बाद जब जो सी हाँ, 31 मार्च और 2021 को हम बताए गए, तो उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन। उसके बाद अच्छा अच्छा, फिर हाँ। मैंने डिसाइड किया कि अब नॉर्थ से क्रैक करना है और उसके लिए मैंने लगातार 2 साल तक study, और इसके जरिए इसके लिए मैंने बुक प्रेफर की ओनली PRF और इसके अलावा कोचिंग के नोट्स और सम टाइम यूज किया हुआ कोचिंग का। जो अगला सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, जो लोगों के मन में जो डाउट रहते हैं ना, जो क्वेश्चंस हैं, लोगों ने मेरे से पूछा कि सर इनके बारे में आप डिस्कस करो, तो अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ। लोगों का ही है, जो नर्सिंग से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका अगला क्वेश्चन है, आपने अपने आप को कैसे मेंटेन और मोटिवेट रखा और नेगेटिविटी को कैसे अवॉइड किया? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्त, रिश्तेदार, इवन एक टाइम ऐसा भी आता है जब अपने ही घर वाले ताने देने लग जाते हैं, चाहे वो मम्मा पापा हो, घर वाले हो, भाई बहन हो, या किसी की शादी हो गई हो तो वाइफ भी एक्चुअली ताना मारती है। तो आप कैसे सेल्फ मोटिवेट रहे, कैसे खुद को मोटिवेट रखे कि इतना टाइम लगता है तैयारी के अंदर कि घर वालों को कैसे समझाना, तो आप कैसे करें इस चीज को मेंटेन कैसे रखें कि एक लंबा पीरियड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम और इसके बीच में, तो आप अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेट कैसे रखें आप? एक्चुअली ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि सब वाले भी ताना मारने लग जाते हैं और फ्रेंड सर्कल में बैठना उठना और रिश्तेदारों से आना जाना बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में ऐसा करना चाहिए कि जो नेगेटिव पीपल्स रहते हैं उनसे हमेशा दूरी बना कर रखें। और जो आपके कलीग्स वगैरह हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो जो मोटिवेशन शो करते हैं, जैसे कोई भी आपका साथ का बंदा जो पिछले एग्जाम वगैरह में सेलेक्ट हो चुका है, तो उस वजह से आपको मतलब मोटिवेशन लेना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए कि किस तरीके से पढ़ा जाए और किस तरीके से क्या किया जाए। और नेगेटिविटी को बिल्कुल, नेगेटिव पीपल से एकदम दूरी बनाकर रखें, उनसे कोई भी कॉन्टेक्ट ना रखें और रिश्तेदारों से जहाँ तक हो सके रिश्तेदारी में आना जाना बिल्कुल बंद करें, उनसे रिलेट कम्युनिकेशन बिल्कुल तोड़ दें जब तक। और अपनी स्टडी पढ़ाई करें। चलो आपको अगला क्वेश्चन पूछते हैं। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या तैयारी करते टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है और कैसे उनको फेस करना चाहिए। ये सेलेक्टेड है, अभी इनको डेली एम्स मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जयप्रकाश जी से रहेगा, जो कि लोगों का ही है और लोगों द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आपने अपने अचीवमेंट और स्ट्रगल के बीच के दौर में किन विषम परिस्थितियों और क्या अनुकूल परिस्थितियां थी जो आपने फेस की, दोनों के बारे में बताएं कि क्या विषम परिस्थिति आपके जो दौर रहा ना अचीवमेंट करने और स्ट्रगल जो आपने करा, तो इसमें आपकी विषम परिस्थिति क्या थी और अनुकूल परिस्थिति क्या रही कि आपका सिलेक्शन हुआ? एक्चुअली मेरी लाइफ में, अभी सभी के लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हम सभी मिडिल क्लास से होते हैं, तो हमारे सबसे सामने दिक्कत है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा मनी का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। तो मैंने जैसे कि मान लो 2020 मतलब कोविड की सिचुएशन के बाद में जयपुर में रहता था, तो वहां से मैंने रूम वगैरह बंद करके और यहाँ पर घर पे रहकर ही सेल्फ स्टडी
घर पे एक रूम में प्राइवेटली क्यों रोके और वहाँ पे पढ़ाई की और इसके अलावा कुछ नहीं किया। सभी के जीवन में सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत यही आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। और घर वाले जैसे कि बार बार में फोर्स करते रहते हैं कि कब सिलेक्शन होगा, कब नहीं होगा। रिश्तेदारों का उसमें जैसे मान लो आपके पड़ोसी का हुआ है तो उसका एग्जाम्पल देके बोलेंगे कि इसका हो गया, तेरा कैसे नहीं हुआ। तो इससे हताश बिल्कुल नहीं, रेगुलर स्टडी पर फोकस करें और इससे क्या है कि कभी न कभी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, रेगुलर पढ़ते रहें। क्या आपके समय में जो अनुकूल परिस्थिति आपके लिए रही, उसमें आगे आने वाली एग्जाम्स में क्या क्या सम परिस्थितियां रहने वाली है, कौन कौन सी विषम परिस्थितियां आई है या फिर आने वाली है? जैसे कि पहले नोट सेट जो था वो एक ही सेगमेंट में होता था, उसका साल में एक पेपर होता था, तो आपके टाइम पे सिंगल पेपर होता था नोट सेट का, अब उसको डबल सेट में डाल दिए, तो ये आपके लिए सम परिस्थिति थी। अब विषम परिस्थिति हो गई कि डबल सेट एग्जाम हो गए, तो डबल क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आप इसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक बेनिफिट्स भी होता है तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो इस पेपर में जैसे कि पहले सिंगल पेपर होता था तो उसकी खासियत ये थी कि अगर कोई बंदा एक बार में करेक्ट कर जाता तो हो जाता, पर उससे बेनिफिट ये रहता था कि जो बाकी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनको मौका नहीं मिलता था। और जब अगर अब नए सेशन में जब डबल पेपर होने लग गए तो सिंगल पेपर में अगर बाई चांस कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और वो क्वालिफाई कर गया तो अगले अगले पेपर में वो अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करके और अपनी अचीवमेंट हासिल कर सकता है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने अभी तक कुल कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के और कितने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे चुके हैं आप? नॉर्सेट 2020 से दे रहा हूँ, तो अब तक मैं 4 नॉर्सेट के एग्जाम दे चुका हूँ, 2 SGPGI के दे चुका हूँ, इसके अलावा 2 बार हरियाणा का एग्जाम दे चुका हूँ, 2 बार CSO का दे चुका हूँ। तो हर बार निराशा हासिल हुई, कई बार लगभग एक लेवल तक पहुंचते जाता हूँ, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हताश होने से क्या है कि हमें अपने अंदर की कमजोरियां रहती हैं उनको वो हासिल देखना चाहिए, खोजना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमसे कहाँ पे कमी रह गई। तो इस वजह से हमें कंट्रोल करना चाहिए और नेगेटिविटी को सबसे ज्यादा है कि नेगेटिव मार्क्स को कंट्रोल करना चाहिए। ये सीखा है मैंने अपने एक्सपीरियंस से और अपने एग्जाम देने के तरीकों से। कितने एग्जाम्स में आप सफल रहे और कितने में आपको आपके जो परिणाम है वो आपके अनुकूल नहीं है? कितनों में सिलेक्शन हुआ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम से, में या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दिए हो या राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम दिए हो, तो कितनों में आपको सफलता मिली और कितनों में आपका परिणाम जो आया वो आपके अनुकूल नहीं रहा? मुझे हरियाणा CSO के एक एग्जाम में मिस क्वालिफाई हुआ और एक एग्जाम में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के उसके बाद में गया नहीं ज्वाइन करने। इसके अलावा SGPGI के जो 1974 वाली वैकेंसी हुई थी उसमें मेरी 1025वीं रैंक थी, उसमें भी मैं क्वालिफाई हो गए ड्यू टू कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सीटें जनरल की सीट्स थी वो ओनली 789 थी, इस वजह से मैं तो क्वालिफाई नहीं हो पाया। और बाकी जितने भी एग्जाम दिए उनमें किसी में मैं सक्सेस नहीं हुआ था और ये नॉर्सेट 4 किया तो उसमें सक्सेस हुआ हूँ। आपसे अगला क्वेश्चन है जो लोगों का है, स्टूडेंट्स का, पूछते रहते हैं कि नॉर्सेट की जो सिलेक्शन रेंज में आना यानी कि क्वालिफाई होना और एक अच्छी रैंक पोजीशन लाने के लिए क्या पढ़े, थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस कौन कौन सी चीज बुक पढ़े, और अब आपने तैयारी कैसे करी, MCQs कहाँ से देखे? टोटल बात ये है कि रैंक कैसे लेके आए अपन लोग, किस क्या क्या मटेरियल अपन पढ़े, MCQs कहाँ से देखें, वो सब चीजों के बारे में एक बार आप डिस्कस कर लें। मेरा ये मानना रहता है कि अपन जो भी कोचिंग्स करते हैं, कोई सी भी कोचिंग्स बुरी नहीं होती, सब अपना एकदम बेटर से बेटर इफेक्ट और प्रयास लगाते हैं कि बेटर से बेटर रिजल्ट प्राप्त हो। तो इसके अलावा मैंने वो कोचिंग की वो 2020 में की GMR करियर पॉइंट, तो वहाँ से मेरी जो टू बड़ी की साल कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर मैंने जब 31 मार्च 2021 को कोविड स्वास्थ्य सहायक से हटाए गए तब मैंने उत्कर्ष का जो MCQ
वाला कोर्स चलता है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ज्वाइन किया। उसके अलावा मैंने कोचिंग्स के जो नोट्स उनको रिवाइज किया है, और इसके अलावा मैंने जो पी.आर. यादव की बुक अपनी फोर्थ एडिशन है मेरे पास, वही ओनली प्रेफर किया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और डेली रेगुलर तकरीबन 6 से 8 घंटे स्टडी की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। आप अगर किसी भी बुक प्रेफर करते हो तो ओनली सिंगल वन बुक प्रेफर करना। जो भी बुक पढ़ो उसको 10 बार पढ़ो। 10 बुकों को एक बार पढ़ने के लिए 10 बुक को ही एक बार, मेरा यही मानना है। इसके अलावा आप अगर बाई चांस अगर क्रिटिकल बेस्ड और बेस्ड क्वेश्चन के लिए प्रेफर करना चाहते हैं तो आप एमप्लेक्स बेस्ड या मोस्टली या साउंड ऑफ कोई सी भी एक ले सकते हो। इसके अलावा आपको टारगेट हाई या पी.आर. कोई सी भी एक बुक पढ़नी है और वही रेगुलर पढ़नी रहनी है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। नोट्स हैं कोचिंग के, तो जो कोचिंग के थ्योरी वाले नोट्स रहते हैं उनको अपने, जैसे कि आप रिसर्च स्टार्ट कर रहे हो तो 1 या 2 बार कंप्लीट थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद में टोटली एमसीक्यू निकालते रहें। आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लोगों का ही क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि नोट सेट क्रैक करने की रेंज या क्राइटेरिया क्या है, कि कितने % मार्क्स होने चाहिए, कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए? नोट सेट क्रैक करने के लिए मेरे हिसाब से आप जितने कम नेगेटिव्स का यूज करोगे, जितने कम नेगेटिव से खुद को बचाओगे, उतना ही बेटर रहेगा। इसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता कि आपको कहाँ तक कितने करने हैं। जैसे कि पहले 200 क्वेश्चन आते थे तो हमको ये करना रहता है कि मिनिमम एवरेज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो वो करनी चाहिए मेरे अंदाज से कि 140 से अबव और 170 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस दौरान आपको अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करना रहता है। और यदि आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपको अपनी नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं और आपकी रैंक को नीचे की ओर गिराते हैं। और इसके अलावा यदि अब जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो नोट सेट 5 होगा उसके दौरान 2 पेपर कर दिए हैं, तो एक प्रीलिम्स और एक मेन। तो क्या होगा कि प्रीलिम्स में आपके इमेज बेस्ड और वन लाइनर क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस है, तो उसमें आपको अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव को कंट्रोल करें। और आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो वो रेशियो रहना चाहिए, जैसे कि मान लो 70 अबव होना चाहिए और यहाँ पे 55 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसका रेशियो इसी दौरान मेरे हिसाब से आप क्रैक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है लोगों का जो पूछते रहते हैं कि कैटेगरी रैंक और जनरल रैंक आपकी कितनी रही, आपकी कैटेगरी रैंक कितनी रही और जनरल रैंक कितना रहा? एक्चुअली मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 916 रैंक थी, और जो कैटेगरी की रैंक थी वो थी मेरी 33। परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फर्क है, आप समझा पाएंगे थोड़ा? परसेंटेज और परसेंटाइल में ये फर्क रहता है कि परसेंटेज वो तो एक्चुअली जो अपनी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं उनमें से डिवाइड होकर निकाली जाती है। और जो परसेंटाइल रहती है, जो भी कोई भी बंदा अगर मान लो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, जैसे कि 200 का होता था पहले, 200 क्वेश्चन का, और उसके मैक्सिमम करेक्ट हुए हैं 120, तो 120 क्वेश्चन को ही 100 परसेंटाइल माना जाता था। फिर उसी के अकॉर्डिंग परसेंटाइल निकाली जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपके लिए अगला क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछते रहते हैं, क्या आप इन फ्यूचर भविष्य में और भी एग्जाम देंगे और आगे कौन कौन सी परीक्षा देने वाले हैं? क्या पढ़ाई को आप, एजुकेशन को आप कंटिन्यू रखना चाहोगे, या फिर अभी बस हो चुका कि पढ़ाई बस बहुत हो गया, अब मेरे को जॉब करनी है, या फिर आप आगे इसी पढ़ाई को बरकरार रखने वाले हैं आगे? जी, पढ़ाई जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हमको अपने निरंतर पढ़ाई से कनेक्ट रहना चाहिए। कि आप जानते हो जैसे कि मैं आगे भी फ्यूचर में एग्जाम देने वाला हूँ, जैसे अभी आने वाला नोट सेट 5 उसको भी दूंगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की ESIC में वैकेंसी आएगी, रेलवे में वैकेंसी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी, उनको भी देने का प्रयास करूँगा। तो पढ़ाई से कनेक्ट रहें, तो उससे क्या है अपनी नॉलेज भी इम्प्रूव होती है, और साथ में साथ एग्जाम दो या मत दो, पर एजुकेशन से हमेशा कनेक्ट रहो, अपने फील्ड से हमेशा कनेक्ट रहो और उसकी अपडेटेड नॉलेज अपने पास रखो। और ताकि अगर अपन एग्जाम नहीं देते हैं तो कम से कम जूनियर्स को या
किसी की गाइड तो कर सके कम से कम, मेरा ये मानना रहता है। चलो ईश्वर से हम कामना करते हैं कि आपके भविष्य और उज्जवल भविष्य जो हो मंगल में रहे। आप इसी प्रकार अपना अनुभव हमसे साझा करते रहे, समय समय पर हमको गाइड करते रहे। और जी धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे, जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद।